प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस में। ये जो क्लास होने वाली इसमें हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिससे लगभग प्रश्न पूछा जाना तय है आपके एग्जाम में। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका, इसको कहा जाता है कोल्ड वार। कोल्ड वार और हिंदी में कहा जाता है शीत युद्ध। कोल्ड वार का मतलब आप समझ रहे हो, ठंडा, शीत। अभी तक आपने बहुत नाम सुने होंगे, पहली बार ये नाम आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कोई युद्ध हो रहा है और वो ठंडा है। तो आखिर भाई इसका क्या मतलब होता है शीत युद्ध का, है ना? और क्या चीज है ये, इसको समझ लेते हैं। देखिए, शीत युद्ध, ठीक है, इसको कहा जाता है कोल्ड वार। क्या है शीत युद्ध? बेसिकली अगर मैं आपको सामान्य अर्थों में इसका मतलब समझाऊं तो अपने दिमाग में ये बात रखिए कि शीत युद्ध भी युद्ध की तरह एक युद्ध था, पर उस तरीके का युद्ध नहीं है जो सेना और मैदान में लड़ा जाता है। शीत युद्ध ऐसा युद्ध है, यह वैचारिक स्तर पर लड़ा गया था। किस पर लड़ा गया था? वैचारिक स्तर पर लड़ा गया युद्ध है ना? बस इसमें कमी इतनी रहेगी कि बस एक्चुअल युद्ध है, यानी कि जो ग्राउंड पर जो गर्म युद्ध आप बोलेंगे ना, जिसको इसको कोल्ड वार बोल रहे हैं आप, तो जो गर्म युद्ध होता है, यानी कि जो एक्चुअल युद्ध होता है, उसमें क्या होता है? बकायदा हथियारों के माध्यम से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है, लड़ाई किया जाता है। तो ये उसके पहले की अवस्था है। यहाँ ऐसा माहौल बन गया था कि अब युद्ध होने ही वाला है, पर युद्ध ना होकर केवल व्यापारिक मतलब केवल विचारों के स्तर पर यह लड़ाई लड़ी गई। खूब एक दूसरे के विचारों पर टकराव हुए। जो यूएसएसआर है उसने अमेरिका की कमियों को उजागर किया, अमेरिका ने यूएसएसआर की कमियों को उजागर किया। दोनों एक दूसरे से शस्त्रों में प्रतिस्पर्धा करते रहे, दोनों ने शस्त्रों को बढ़ाए, है ना? दोनों ने अपने आप को अंतरिक्ष के क्षेत्र में मजबूत किया, दोनों देशों ने कंपटीशन किया, दोनों देशों ने दुनिया को अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश की। पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई, है ना? इन्होंने अपने अपने युद्ध वाले संगठन बनाए जिनको वार्सा पैक्ट कहा जाता है, तो नाटो कहा जाता है। तो ये अवस्था थी। तो शीत युद्ध में बस कमी ये रह गई थी कि युद्ध नहीं हुआ था, ये सिर्फ विचारों के स्तर पर लड़ा गया था और बाकी युद्ध की पूरी तैयारी हो गई थी, है ना? इसके लिए इसको ठंडा वार कहा गया है, कोल्ड वार कहा, क्योंकि इसमें एक्चुअल वार नहीं हुआ, बस विचारों के स्तर पर ये लड़ाई चलती रही और अंततः इसका समापन हो गया। तो इसी को कहा जाता है शीत युद्ध, है ना? मतलब ये क्या विशेषता है इसकी कि ये मुख्यतः वैचारिक स्तर पर लड़ा गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। सवाल ये उठता है कि दुनिया में शीत युद्ध जैसी अवस्था आई क्यों? ऐसा क्या कारण रहा कि शीत युद्ध जैसे युद्ध का दुनिया को सामना करना पड़ा, है ना? तो पहले ये देखो कि शीत युद्ध के पीछे की वजह क्या रही, क्या हुआ। देखो, 1917 के पहले तक की बात है, ठीक है? 1917 के पहले तक सब ठीक चल रहा था। दुनिया में ब्रिटेन, फ्रांस, जो यूरोप के देश है, इन्होंने अपने उपनिवेश बना के रखे थे दूसरी दुनिया में। इधर अमेरिका अपनी तरीके से जी रहा था, सब ठीक चल रहा था, है ना? बकायदा बहुध्रुवी दुनिया थी और सब अपने अपने में लगे थे। भारत में और दूसरे देशों में उपनिवेशों को खत्म करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, है ना? इसी बीच 1917 में रूस में क्रांति हुई। रूस में क्या हुई? बोलशेविक क्रांति हुई। बोलशेविक क्रांति, क्रांति यानी कि जो साम्यवादी विचारधारा थी, जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी। तो लेनिन महोदय उसके नेतृत्व करता थे, लेनिन नेतृत्व करता, ठीक है? तो इन्होंने एक बोलशेविक क्रांति की। बोलशेविक क्रांति करके क्या किया? साम्यवादी क्रांति ये थी, है ना? साम्यवादी क्रांति, इससे क्या हुई? साम्यवादी क्रांति हुई यूएसएसआर में, ठीक है? तो इन्होंने साम्यवाद की स्थापना की। अब दुनिया में साम्यवाद आ चुका था। साम्यवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा थी जो पूंजीवाद के विरोध में आई थी। ये विचारधारा इस बात का समर्थन करती थी कि दुनिया में पूंजीवाद ने गरीबों का बहुत शोषण किया है ना? ये पूंजीवाद के विरोध में थी। ये इस बात का समर्थन करती थी कि जो पिछड़े हैं या जो मजदूर है, इनको भी उत्पादन में बराबर का भागीदार होना चाहिए। इनका शोषण किया गया है। अमीर लोगों ने खूब उत्पादन किया उद्योगों में, तो इनको सैलरी नहीं दी, खूब
खूब अमीर लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो गरीबों की हक की है ना। गरीबों को तो ऐसी सुविधा भी नहीं दी गई, ढंग से वेतन तक नहीं दिया गया, केवल इतना पैसा दिया कि उनका थोड़ा बहुत जीवन निर्वाह हो सके। उनसे 18-18 घंटे काम कराया जाता था और बहुत खराब उनकी हालत थी। वो सिर्फ जीवन जी पाते थे, इतना कमा रहे थे। कार्ल मार्क्स ने ये सब देखा, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद की कमियों को उन्होंने लिखा और साम्यवादी सिद्धांत दिया था। लेनिन ने उसमें कुछ अपने अनुसार परिवर्तन करके साम्यवादी क्रांति की और साम्यवाद की स्थापना की। इसका मतलब ये होगा कि सब अमीरों से अब सारी संपत्ति छीन ली जाएगी, सभी लोगों में समानता होगी, ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब होगा। मजदूर वर्ग का सत्ता पर शासन होगा, सारी प्रॉपर्टी सरकार की होगी और सब चीजों पर सरकारों का नियंत्रण होगा। गवर्नमेंट स्कूल सरकार मतलब स्कूल सरकार के होंगे, सड़कें सरकार बनाएगी, उद्योग सरकार के होंगे, सारी जमीन सरकार की होगी और लोग सामुदायिक रूप से मिलकर काम करेंगे। ये थी साम्यवादी क्रांति। अब जब दुनिया में साम्यवाद आया तो ये बिल्कुल पूंजीवाद के उल्टा विचार है। पूंजीवाद इस बात की वकालत करता है कि पूरी पूरी की पूरी इकोनॉमी में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी धन अर्जित कर सकता है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, निजी लोगों को पूरी स्वतंत्रता होगी, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगी अर्थव्यवस्था में। ये सीन था, है ना। तो पहली बात, जब साम्यवाद आया तो पूंजीवाद के विरोध में एक बड़ा विचार आ गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो पूंजीवादी लोग थे, जिसका प्रवक्ता करता था अमेरिका, इनके दिल में बेचैनी पैदा हुई कि साम्यवादी क्रांति 1917 में रूस में हुई और इसका इस तरीके से दुनिया में प्रसार होने लगा, विस्तार होने लगा, तो अमेरिका के तो बिल्कुल कान खड़े हो गए। अगर ऐसे ही हुआ तो पूंजीवाद और उदारवाद पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, साम्यवाद के विरुद्ध एक लड़ाई शुरू की कि साम्यवाद के प्रसार को कैसा रोका जाए, और साम्यवादी चाहते थे पूंजीवाद को कैसे खत्म किया जाए। तो बस शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध इतना ही है। शीत युद्ध जो साम्यवादी विचारधारा है, आप कहेंगे शीत युद्ध क्या है, तो साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा में संघर्ष, है ना। जो साम्यवादी विचारधारा और जो पूंजीवादी विचारधारा में संघर्ष है, उसे क्या कहते हैं, उसे शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है। पूंजीवाद का नेतृत्व कौन कर रहा था, पूंजीवाद नेतृत्व ये था यूएसए। ठीक है। और साम्यवाद का नेतृत्व कौन था, तो ये था यूएसएसआर। तो बेसिकली शीत युद्ध इसी बारे में था कि जब साम्यवाद आ गया दुनिया में, तो साम्यवाद का प्रसार हो रहा था, तो पूंजीवाद चाहता था कि बिल्कुल साम्यवाद का प्रसार ना हो। दोनों विचारधारा एक दूसरे की बिल्कुल 100% विरोधी विचारधारा थी। ठीक है। तो जब साम्यवाद दुनिया में आया, इसका प्रसार होने लगा, तो पूंजीवादियों ने इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करे। इनके प्रयास करने के लिए फिर उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध जाकर बहुत कुछ किया। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। अब आगे हम समझेंगे विस्तार से कि इन्होंने क्या क्या हरकतें की है इसको रोकने के लिए, क्या क्या परिणाम के रूप में शीत युद्ध हमारे सामने आया। क्लियर। देखो, जो शीत युद्ध शब्द है, अब हम आगे चलते हैं। शीत युद्ध शब्द, जो शीत युद्ध शब्द है, ये किसने गढ़ा था, तो हमारे एक विचारक है जिनका नाम है बर्नार्ड, का नाम है बर्नार्ड बरूच। बर्नार्ड बरूच महोदय ने शब्द गढ़ा। तो जो शीत युद्ध शब्द है, इसको बर्नार्ड बरूच महोदय है, इन्होंने गढ़ा था। ठीक है। आगे देखो, शीत युद्ध को शीत युद्ध को विचारधाराओं का युद्ध कहा जाता है। विचारधाराओं का युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध को विचारधाराओं का युद्ध कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि शीत युद्ध दो विचारधाराओं के बीच में लड़ा गया था। दो विचारधारा कौन सी है, साम्यवादी और पूंजीवादी। पूंजीवादी विचारधारा में पूंजीवादी विचारधारा में युद्ध, है ना। साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा में युद्ध था।
इसको क्या कहते हैं, इसको शीत युद्ध कहते हैं। ये दोनों महाशक्तियां थी, है ना, यह दोनों महाशक्तियों के बीच लड़ा गया। दो महाशक्ति के बीच लड़ा गया। दो महाशक्ति थी, यूएसएसआर व यूएसए। ठीक है, यूएसएसआर व यूएसए जो उस समय दो महाशक्तियां थी, इनके बीच यह युद्ध लड़ा गया था। इसीलिए इसको दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध कहा जाता है। दो विचारधाराओं के बीच में यह युद्ध था, तो इसको दो विचारधाराओं के मध्य युद्ध के रूप में देखा जाता है। बेसिकली शीत युद्ध यही था कि अमेरिका यूएसएसआर के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता था और यूएसएसआर अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को या पूंजीवाद को रोकना चाहता था। इस बीच अब जब दोनों में वैचारिक लड़ाई शुरू हो गई तो दोनों देश एक दूसरे को मजबूत बनाना चाहते थे। तो शीत युद्ध है, शीत युद्ध इस यथार्थवादी रणनीति, इस यथार्थवादी राजनीति की सब शीत युद्ध की इस यथार्थवादी राजनीति की सबसे प्रमुख अभिव्यक्ति थी, सबसे प्रमुख अभिव्यक्ति, शीत युद्ध के सबसे प्रमुख अभिव्यक्ति थी विश्व का, अभिव्यक्ति थी तो शीत युद्ध की अभिव्यक्ति थी, यानी कि जो शीत युद्ध हमें जिस रूप में सबसे बड़ा दिखाई दिया, उस रूप को कहा जाता है विश्व का दो सैन्य गुटों में, दो सैन्य गुटों में, विश्व का दो सैन्य गुटों में विभाजन, है ना। एक क्या परिणाम हुआ शीत युद्ध का, तो विश्व दो सैन्य गुटों में बट गया। ठीक है, सोवियत संघ जैसे अमेरिका का विभाजन हो गया। ठीक है, आगे कंटिन्यू देखो तो देखो, अमेरिका ने नाटो बनाया, ना, नाटो बनाया। नाटो का फुल फॉर्म क्या है ये देख लो आप, तो इस नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अमेरिका ने इसको सैन्य गुट बनाया, इसमें बिल्कुल पूर्वी पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे। ठीक है, वहीं जो हमारा यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने वार्सा समझौता के द्वारा सैन्य गुट बनाया, वार्सा समझौता द्वारा सैन्य गुट बनाया, है ना। तो इस तरीके से जो दुनिया थी दो सैन्य गुटों में बट गई। अब दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। अब दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने में लग गए, तो खूब इन्होंने हथियार बनाए, खूब अंतरिक्ष में इन्होंने क्या किया, प्रयोग किए, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई। तो ये मामला वैचारिक स्तर पर इतना बढ़ गया कि ये बढ़ते ही चला गया, ये बढ़ते ही चला गया, ये बढ़ते ही चला गया। ठीक है, तो बेसिकली जो शीत युद्ध है, आप इसको कह सकते हैं शीत युद्ध विश्व का एक वैचारिक, भौगोलिक, शीत युद्ध विश्व का एक वैचारिक, भौगोलिक, सैन्य व आर्थिक वर्गीकरण था, है ना। जो शीत युद्ध था ये विचारों के स्तर पर लड़ा गया। एक दूसरे देश, दोनों देशों ने एक दूसरे के भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की, हर एक देश को अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश की, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और आर्थिक रूप से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की। बेसिकली यही था शीत युद्ध, है ना। दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया और दोनों अपने अपने देश को मजबूत बनाना चाहते थे। ठीक है, तो आप देखो शीत युद्ध की एक्चुअल रूप हमारे सामने कब आता है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर
यहाँ लिख देता हूँ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही कम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ, है ना। तो शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में बिल्कुल निश्चित रूप से शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, यह नया युग था, यह राजनीति का एक नया युग था। ठीक है, अब शीत युद्ध खत्म हो, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, तो एक नया युग शुरू हुआ, इसमें शीत युद्ध शुरू हुआ। तो एक नया युग था एक तरीके से शीत युद्ध का। अब क्या हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, दुनिया में ना एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हो गया। जो ब्रिटिश और जो फ्रांस यूरोप के देश थे कमजोर हो गए। अब ये दोनों जो महाशक्तियां थी, दोनों महाशक्तियां दोनों महाशक्तियां यानी कि यूएसएसआर व यूएसए, दुनिया में व यूरोप में, दुनिया में व यूरोप में अपने, दुनिया में या यूरोप में अपना प्रभुत्व बढ़ाने हेतु हेतु प्रयास करने लगे। जब यूएसएसआर नहीं बना था, साम्यवादी क्रांति वहां नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रभाव था दुनिया में, वही हथियार वगैरह की पूर्ति करता था। पर जब यूएसएसआर बहुत मजबूत एक महाशक्ति बना, फिर वर्ल्ड वार हो गया, दूसरे देश कमजोर हो गए, तब ये दोनों देश में होड़ मच गई। यूएसए और यूएसएसआर ये दुनिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगे। तो इसी का परिणाम किस रूप में सामने आया? शीत युद्ध के रूप में सामने आया हमारे। अब शीत युद्ध के कारण क्या रहे, देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहला कारण जो हमारे सामने आता है वो है हितों का टकराव। हितों का टकराव एक बड़ा कारण क्या रहा शीत युद्ध का? तो एक सबसे बड़ा कारण है हितों का टकराव। हितों का टकराव को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों में हितों का टकराव क्या हुआ, दोनों में संघर्ष कैसे पैदा हो गया। तो इनके बीच संघर्ष का कारण था दोनों महाशक्तियां, इनको दो महाशक्तियां कहा जाता है, रूस और अमेरिका। दोनों महाशक्तियां के मध्य, दोनों महाशक्तियां जो थी, दोनों महाशक्तियों के मध्य ये जो दोनों महाशक्तियां थी इनके मध्य परस्पर संदेह और संघर्ष संघर्ष शुरू हुआ, है ना। क्योंकि दोनों अब महाशक्ति बड़ी बन गई थी, दोनों दुनिया में अपना अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे। तो इससे दोनों एक दूसरे पर संदेह करने लगे, एक दूसरे के प्रति संघर्ष पैदा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कारण बना शीत युद्ध का, है ना। और इसके अलावा इनमें वैचारिक मतभेद सामने आने लगे, वैचारिक मतभेद बढ़ने लगे दोनों राष्ट्रों में, दोनों राष्ट्रों में। दोनों जब एक जैसी बराबर शक्तियां हो जाती है ना दुनिया में, तो इनके विचारों में द्वंद्व होने लगता है, संदेह होने लगता है एक दूसरे पर कि कहीं वो ताकतवर ना हो जाए, कहीं ये ताकतवर ना हो जाए, इसका हमारे से ज्यादा प्रभुत्व ना बढ़ जाए। तो इनमें संघर्ष होने लगता है, संदेह होने लगता है, वैचारिक मतभेद बढ़ने लगता है। फिर ये क्या होता है, दोनों क्या करते हैं, दोनों श्रेष्ठ बनने के लिए होड़ करने लगे, श्रेष्ठ बनने हेतु होड़ करने लगे कि हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है। जब दोनों देश खुद को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे, तो यहीं से क्या हुआ, शीत युद्ध बढ़ते चला गया, शीत युद्ध बढ़ते चला गया। तो ये पहला कारण है शीत युद्ध का, हितों में टकराव होने लगा। इसके अलावा क्या हुआ था, 1930 में यूरोप में मंदी आई थी, यूरोप में और यूएसए में मंदी आई थी।
फिर भी जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर तेजी से विकास कर रहा था, तेजी से विकास कर रहा था, जिससे अमेरिका चिंतित था। हाँ, तो यूएसएसआर मंदी में भी तेजी से विकास कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के तो रोंगटे खड़े हो गए कि साम्यवाद अपना प्रसार करते जा रहा है, जो यूएसएसआर इतनी तरक्की करते जा रहा है, तो दुनिया से तो उदारवाद और पूंजीवाद खत्म ही हो जाएगा, तो हम कैसे रसिया से कॉम्पीट कर पाएंगे। इसलिए अमेरिका और इनमें बिल्कुल द्वंद्व शुरू हो गए, हितों का टकराव शुरू हो गया। पहला कारण था। तो दूसरा कारण बना शीत युद्ध का, वो था वैचारिक मतभेद। मतभेद होना, देखो यूएसएसआर और इनमें वैचारिक मतभेद होने लगा, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद में, और दोनों देशों के बीच में। इससे भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध आगे बढ़ा। तीसरा कारण था परस्पर संदेह और भ्रांतियां। दोनों देश एक दूसरे पर संदेह करने लगे कि यार ये ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे तो वो ताकतवर हो जाएगा, दुनिया में उसकी से होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर बहुत संदेह करने लगे और अपनी ताकत बढ़ाने में जुड़ गए, दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने आप से जोड़ने लगे, है ना। और खूब परमाणु विस्फोट करने लगे, शस्त्र बनाने लगे, ताकि कैसे एक ताकतवर शक्ति बने और हम अगले देश का सामना कर सके। तो इन्होंने सारे देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और बहुत कुछ घटनाएं भी की, जो हम आगे देखेंगे। तो परस्पर संदेह और भ्रांतियां, एक दूसरे के प्रति भय, ये कहीं ना कहीं कारण बने किसके, शीत युद्ध के। इसके अलावा और भी जो कारण है शीत युद्ध के, वो हम देखते हैं। तो हमने अभी क्या देखा, कुछ कारणों को देखा, जिसमें था हितों का टकराव, वैचारिक मतभेद का होना, फिर देखा परस्पर संदेह और भ्रांतियां। ये कहीं ना कहीं क्या हुए, कारण बने शीत युद्ध होने के। अब हम आगे देखते हैं कि जो शीत युद्ध चल रहा था, इसका प्रभाव क्या पड़ा। शीत युद्ध का प्रभाव, जो शीत युद्ध चल रहा था इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो देखो, सबसे पहले जो यूएनओ था, यूएनओ की भूमिका में गिरावट आई। इनके बीच में टकराव और संघर्ष बढ़ते ही चले जा रहे थे, है ना। और जो यूएनओ था, यूएनओ शांति व दोनों के मध्य मध्य मध्यस्थता नहीं कर पा रहा था। तो दोनों के मध्य अगर हमारा जो यूएनओ था वो मध्यस्थता नहीं कर सका, तो उसकी भूमिका में गिरावट आई। दूसरा, इससे क्या हुआ, इससे हथियारों की होड़ होड़ बढ़ी। अब दोनों देश एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उनमें हथियारों की होड़ शुरू हो गई। उन्होंने खूब हथियारों का निर्माण किया, खूब हथियारों का निर्माण किया, है ना। एक दूसरे को मतलब अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए खूब हथियारों का निर्माण किया। हर तरह के क्या किया इन्होंने, हथियार बनाए, ठीक है, और उनका प्रसार किया। दुनिया में शीत युद्ध की वजह से हथियारों की ओर बढ़। तीसरा, इससे क्या हुआ, एक देखो बर्लिन की दीवार, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बर्लिन की दीवार वाला कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो जर्मनी इस समय जो था, ये जर्मनी से संबंधित है, बर्लिन की दीवार ये क्या है ये देख लो। जो बर्लिन की दीवार थी, तो ध्यान रखो, बर्लिन की दीवार का निर्माण, बर्लिन की दीवार का निर्माण शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बनी। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बनी, सबसे बड़ा प्रतीक बनी, है ना। मतलब कि सबसे बड़ा जो प्रतीक बना शीत युद्ध का था वो बर्लिन की दीवार का गिरना। ये मान लो देखो जर्मनी है ना, एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
ये जर्मनी है। तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी हारा, है ना, हिटलर यहीं से था, हारा। तो उसका विभाजन हुआ, उसका विभाजन हुआ चार भागों में, का विभाजन हुआ चार भागों में। सोचो जर्मनी जब हारा तो उसको चार भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या था, देखो, जो पूर्वी भाग था, है ना, ऐसा समझ लो आप, ये पूर्वी भाग है ना, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, जर्मनी का। तो जो पूर्वी भाग था, इस पर यूएसएसआर का नियंत्रण था, है ना, पूर्वी भाग पर यूएसएसआर का नियंत्रण था। इसको नाम दिया यूएसआर ने जर्मनी लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इनके नियंत्रण में था और जर्मनी लोकतांत्रिक गणराज्य इनने नाम दिया। जबकि जो वेस्ट भाग था, ये ये वाला भाग, ये यूएसए, ब्रिटेन व फ्रांस का नियंत्रण था इस पर। सोचो, इतने देशों का इस पर नियंत्रण था। ठीक है, इसको उन्होंने नाम दिया था संघीय गणतंत्र, संघीय गणतंत्र नाम दिया, गणतंत्र जर्मनी, है ना, इन्होंने संघीय गणतंत्र का इसको नाम दिया था। तो क्या हुआ, सोवियत संघ ने जैसे ही इस क्षेत्र में एक बर्लिन की एक बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसने दीवार बना दी, दीवार बनाई। तो भैया जर्मनी दो भागों में बट गया, बड़े 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 बड़े। तो ये जो बर्लिन की दीवार बनी, यहीं से शीत युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ा और बहुत सारी समस्या क्रिएट हुई। तो इसको मेन जड़ माना जाता है, बर्लिन की दीवार को बनना मेन प्रतीक बनी है पूरे के पूरे शीत युद्ध का। यहाँ तक क्लियर हो गया बर्लिन बर्लिन की दीवार का क्या सीन है ना। अब चौथा देखो, चौथा क्या प्रभाव पड़ा शीत युद्ध का, तो गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता आंदोलन, है ना, इससे क्या हुआ, गुट निरपेक्षता आंदोलन शुरू हुआ। अब सोचो, पूरी की पूरी दुनिया शीत युद्ध में दो भागों में बट गई, और ये दुनिया पर दबाव बनाने लगे कि आप हमारे गुट में शामिल हो जाओ, आप हमारे गुट में शामिल हो जाओ। तो भारत और बहुत सारे जो देश नए नए आजाद हुए थे, उनने सोचा अगर हम फिर से किसी गुट में शामिल हुए तो हमें इनके अनुसार चलना पड़ेगा, इनकी बात सुनना पड़ेगा, फिर हमारी संप्रभुता का क्या होगा, हम अपने डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे देश किसी गुट में शामिल नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। इसका जो नेतृत्व था, इसका नेतृत्व तीन नेता ने किया, जिसमें नेहरू, ये भारत से थे, और इसके बाद में अब्दुल नासिर, है ना, ये मिस्र से थे, अब्दुल नासिर मिस्र से, ये दूसरे नेता थे। और तीसरे जो नेता थे उनका नाम है कामे एनक्रुमा। ठीक है, एनक्रुमा, ये कहाँ से थे, ये घाना से थे। इसके अलावा सुकार्नो, ये इंडोनेशिया से थे, ने नेतृत्व किया, है ना। तो ये चार जो नेता थे, इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके अलावा इसमें स्लोवाकिया के, यूगो यूगोस्लाविया यूगोस्लाविया के टीटो, टीटो भी नेता थे। इतने अलग अलग देश और इनके नेतृत्व में जो नए राष्ट्र शामिल हुए थे, वो किसी गुट में नहीं जाना उन्होंने पसंद किया, और बकायदा गुट निरपेक्ष रहना पसंद किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है, हम दोनों गुट के तरफ है या किसी की भी तरफ नहीं है, हम दोनों गुट से अपने संबंध रखेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, इन्होंने गुटहीन, गुट निरपेक्ष राज्यों ने क्या किया, गुटहीन विश्व निर्माण का प्रयास किया।
कि भैया दुनिया में फालतू के गुट नहीं होना चाहिए, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और हम गुट निरपेक्ष रहना पसंद करेंगे। तो ये चौथा प्रभाव था जो मुख्य शीत युद्ध का प्रभाव पड़ा था। बाकी गुट निरपेक्ष आंदोलन को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और हम एक अगली घटना को देखते हैं शीत युद्ध से संबंधित। तो ये जो घटना है तो कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध के समय संकट पैदा हुआ था, तो कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट ये हुआ था 1962 में। तो क्या था क्यूबा मिसाइल संकट? तो देखो, जो क्यूबा है, क्यूबा अमेरिका तट के पास स्थित है। अमेरिका तट से लगा एक छोटा देश है, छोटा द्वीप है ना, जहां पर क्या है, क्यूबा देश है। इसका जुड़ाव, तो जो क्यूबा का जुड़ाव किससे था? यूएसएसआर से था, है ना। यूएसएसआर ने इसे कूटनीतिक कूटनीतिक व वित्तीय सहायता दी थी। वित्तीय सहायता दी थी। यूएसएसआर ने ही इसको कूटनीतिक और वित्तीय सहायता दी थी। ठीक है। तो इस समय निकिता क्रुश्चेव कौन थे? निकिता क्रुश्चेव ने, ये यूएसएसआर के हेड थे। निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डा बनाने का निर्णय लिया। तो सिंपली जो यूएसएसआर था, इसने क्यूबा को एक सैनिक अड्डा बना दिया और ये अमेरिका से लगा हुआ था और यहाँ पर मिसाइल तैनात कर दी। भैया क्यूबा जो अमेरिका से लगा हुआ था, इसको यूएसएसआर के नियंत्रण में था। यूएसएसआर ने यहाँ मिसाइल तैनात कर दी यूएसओ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से बड़ा मामला हो गया भैया, है ना। अब पहली बार यूएसएसआर अमेरिका के इतने नजदीक आ गया और हथियारों की तैनाती लगभग अमेरिका के पड़ोस में होगी, यानी कि अमेरिका पर बहुत बड़ा संकट आ गया। ठीक है, इससे पूरे के पूरे अमेरिका के बहुत बड़े भाग को कवर किया जा सकता था, है ना। तो जब यूएसएसआर ने क्यूबा में, यानी कि अमेरिका के बिल्कुल इतने निकट में मिसाइल तैनात कर दी, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया। ठीक है, और सोवियत ने बकायदा इसकी सूचना जब अमेरिका को लगी कि सोवियत ऐसा ऐसा कर रहा है ना, तो पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे। बिल्कुल दोनों के मध्य युद्ध की स्थिति पैदा हो गई कि पता नहीं कब युद्ध हो जाए। हाँ, तो इसी समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे कैनेडी, ठीक है, कैनेडी, इस समय कैनेडी यूएसए राष्ट्रपति थे। यूएसए के राष्ट्रपति इस समय कैनेडी थे। अब अमेरिका के इतने पास में रूस आ गया, बदले में क्या हुआ, जो यूएसए है, यूएसए ने भी हथियार तैनात कर दिए। अब दुनिया ऐसे मुकाम पर खड़ी हो गई थी कि बिल्कुल मिसाइल या परमाणु युद्ध हो जाएगा। पर इससे पूरी दुनिया में डर का माहौल बना, फिर धीरे से समझौता हो गया दोनों देशों में और यूएसएसआर ने, आप कह सकते हैं कि बाद में दोनों देश के बीच में समझौता हो गया और बाद में यूएसएसआर ने क्या किया, अपने हथियारों को हटा लिया। ठीक है, बाद में समझौता हो गया और मिसाइल हटा ली। जो बताने का उद्देश्य था, उसको बताने का उद्देश्य पूरा हो गया। कौन कौन थे? तो निकिता क्रुश्चेव और कैनेडी
क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो 1962 में था। इसको एक्सट्रीम अवस्था कहा जाता है। तनाव की क्या थी ये? तनाव की उच्च अवस्था थी शीत युद्ध के। कि अब ऐसा लग रहा था कि दुनिया में तीसरा महायुद्ध हो जाएगा, परमाणु युद्ध हो जाएगा, पर किसी तरीके से क्या हुआ, टल गया। ठीक है, फिर जब इनको ना एक दूसरे के प्रति खतरे का एहसास हुआ कि दोनों के पास परमाणु बम है, अगर युद्ध छिड़ गया तो पूरे देश, दोनों देश तबाह हो जाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं दोनों चौकन्ने हो गए। और फिर यहाँ से धीरे धीरे इन्होंने शीत युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत का दौर शुरू किया और एक कदम बढ़ाए शीत युद्ध समाप्त करने की ओर। अब देखो, हम देखते हैं थोड़ा सा नौ शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध यहाँ तक है। अब देखो, नौ शीत युद्ध, ये शीत युद्ध चलता रहा और एक समय के बाद में 1989 या 1990 तक जब यूएसएसआर का पतन हो गया, मतलब लगभग 14 से 15 देश बने यूएसएसआर से निकलकर अलग अलग, जिसमें रूस अलग देश बना, तब यहाँ जाकर शीत युद्ध खत्म हो गया, है ना। उसके बाद में, उसके पहले एक नया मूड आया था जब बिल्कुल ठंडा पड़ गया था पहला वाला शीत युद्ध, फिर एक नया शीत युद्ध शुरू हुआ। इसको द्वितीय शीत युद्ध कहा जाता है ना। इसका प्रयोग, जो नया शीत युद्ध है इसका प्रयोग गिडिंग्स ने किया था। किसने किया था? गिडिंग्स ने प्रयोग किया। इस शब्द का, जो नौ शीत युद्ध शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया? तो आप कहेंगे गिडिंग्स ने किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, देखो 1979 में यूएसएसआर द्वारा अफगान अफगान पर कब्जा किया गया। या हमला किया गया, इससे शुरू हुआ। यूएसएसआर ने क्या किया, 1979 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तो यहां से द्वितीय शीत युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, इतना सा जान लीजिए आप कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर से दोनों में टकराव शुरू हो गए, फिर जल्दी ये टकराव खत्म हो गए। तो इसी को नौ शीत युद्ध कहा जाता है। फिर जब यूएसएसआर ने अफगान पर हमला कर दिया, अफगान पर कब्जा कर लिया, तो एक और देश साम्यवाद के समर्थन में आ गया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को चिंता हुई, तो इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में आतंकवाद को पनाह देना शुरू किया यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए। तो यहाँ से आतंकवाद की शुरुआत होती है, जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी खुले रूप में हाथ दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज को देखो। अब देखो, शीत युद्ध का अंत। तो जो शीत युद्ध का अंत है, इसकी शुरुआत लगभग हो जाती है, इसकी शुरुआत 1985 से होती है। शीत युद्ध के अंत की शुरुआत कब होती है? तो आप कहेंगे 1985 होती। क्या होता है 1985 में? 1985 में यूएसएसआर में मिखाइल मिखाइल है ना, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी की कमान संभालते हैं, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी की कमान संभालते हैं, कमान संभालते हैं। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव क्या करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की कमान संभालते हैं। अब इन्होंने यूएसएसआर में सुधार की बात कही।
सुधार की बात कही। क्या हुआ था यार, देखो, शीत युद्ध में दोनों देश इतने ज्यादा युद्ध में उलझ गए कि खूब इन्होंने पैसा खर्च किया, चांद पे जाना है तो सूरज पे जाना है, खूब अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाया, इसके बाद में दुनिया को दिखाने के लिए खूब विकास की बात करी। पर अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, यूएसएसआर ने इतना पैसा खर्च कर दिया था और जो साम्यवादी व्यवस्था थी इसमें कुछ कमियां आ गई थी कि सब कुछ सरकार कर रही थी। कोई, अब सोचो सर, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, धन तुम्हारे पास रहना नहीं है, सब कुछ सरकार ले लेती। तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया। बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा था क्योंकि प्रेस पे पूरा सेंसर था। जो साम्यवाद की बुराइयां है वो यूएसएसआर से बाहर ही नहीं आती थी, है ना। कैमरामैन केवल अच्छी बातें दुनिया को बताते थे। तो धीरे धीरे यूएसएसआर बहुत कमजोर हो गया। अब सब सरकार करने लगी तो बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया, आम जनता कुछ करने ही नहीं लगी क्योंकि उनको ना तो उनकी निजी संपत्ति मिलती थी, लोगों में मोटिवेशन खत्म हो गया। तो एक तरीके से पूरा सिस्टम तहस नहस हो गया। इसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव जब आए 1985 में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुधार की बात की। तो यहीं से कहीं ना कहीं शीत युद्ध समाप्त होने की बात होती। ठीक है। कुछ लोग मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों को भी कहीं ना कहीं पतन का कारण मानते हैं यूएसएसआर के। पर ऐसा नहीं है, वो पहले से ही खोखला हो चुका था। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव आए, इन्होंने दो नीति अपनाई, इनका बहुत महत्व है। इन्होंने क्या किया, गोर्बाचेव ने दो नीति या दो सुधार अपनाए, है ना। दो सुधार अपनाए जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो सुधार है उसको कहा जाता है ग्लासनोस्ट, है ना। पहले सुधार जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लासनोस्त, है ना। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन। ग्लास आपको खुला दिखाई देता है ना, खुलापन। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन। और दूसरी नीति अपनाई, इसको कहा जाता है पेरेस्त्रो पेरेस्ट्रोइका पेरेस्ट्रोइका, यानी कि पुनर्संरचना। पुनर्संरचना, ठीक है। पुनर्संरचना का ही नीति थी। ये दो नीतियां अपनाई, इनसे बहुत कुछ बदला। ग्लासनोस्त का क्या मतलब था, ग्लासनोस्त की जो नीति थी ये खुलेपन की नीति थी। ठीक है, खुलापन मतलब कि लोकतांत्रिकरण लाना। उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण करने का प्रयास किया। नौकरशाही और इनकी जो निष्क्रियता थी, कमी थी, इनको दूर किया। इन्होंने आर्थिक उत्थान और ये सब काम करे। ठीक है। मीडिया पर नियंत्रण कम किया और धार्मिक स्वतंत्रता दी। तो ये खुलापन की नीति थी। पेत्रा स्टोइका क्या थी, कि इन्होंने ना पुनर्संरचना अपनाया, यानी कि थोड़ा सा पूंजीवाद, थोड़ा थोड़ा पूंजीवाद या खुलापन अपनाया। हाँ, अपनी अर्थव्यवस्था को अब खोली, सरकार का नियंत्रण कम करा। ठीक है। कहीं ना कहीं अमेरिका से अपने पुनर्निर्माण में सहायता की भी इन्होंने बात कही। इन्होंने चुनाव पर ध्यान दिए, कार्यपालक पालिका की स्थापना की, साम्यवादी पार्टी का नेतृत्व कमजोर किया, उद्योगों को स्वतंत्रता दी गई। तो ये इन्होंने पुनर्संरचना अपनाई साम्यवाद की। तो ये दो नीतियां इस रूप में आप जानिए बस, खुलापन और पूरी की पूरी साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए इन्होंने पेट्रोइस का, है ना, नीति अपनाई। पेरेस्ट्रोइका जो नीति इन्होंने अपनाई, पुनर्संरचना किया, मतलब थोड़ा सा इन्होंने खुलापन लाया, पूंजीवाद को अपनाया, उदारीकरण किया, साम्यवादी पार्टी का जो दबदबा था उसको कहीं ना कहीं कम किया, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व का अंत किया, उद्योगों को स्वतंत्रता दी। तो ये इस नीति के तहत किया गया, है ना, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। तो यहाँ से कहीं ना कहीं शीत युद्ध के अंत की भी शुरुआत हुई। यूएसएसआर जब पूंजीवाद को अपनाने लगा, सुधार करने लगा, तो कहीं ना कहीं शीत युद्ध के अंत की ओर दुनिया बढ़ने चली, दोनों महाशक्तियों में तनाव कम होने लगा। इसी को शीत युद्ध का अंत कहा जाता है। ठीक है। इसके कारण देखो, शीत युद्ध के अंत के कारण, शीत युद्ध के अंत के कारण, शीत युद्ध का अंत क्यों हुआ, इसका कारण देखो। देखो, तो पहला,
जो साम्यवाद था, साम्यवादी संरचना में कमी आ गई, मैंने आपको बताया संरचना में कमी व कमजोरी। अब साम्यवादी संरचना में सब कुछ सरकार कर रही थी, आप कितना भी उत्पादन करो, कुछ भी करो, सब संपत्ति सरकार की होती थी, लोगों का कुछ होता ही नहीं था, तो लोग क्यों मेहनत करेंगे? आप बीमार पड़ रहे हो, आपका फ्री में इलाज हो रहा है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपके बच्चों की शिक्षा फ्री में हो रही है, सब सरकार कर रही है, खाना पीना सरकार दे रही है, तो आप काहे को काम करना चाहोगे? तो इस तरीके से साम्यवादी संरचना पूरी तरीके से कमजोर हो गई थी, तब दोनों शक्तियों ने उलझना बंद कर दिया। ठीक है, तो इस कारण शीत युद्ध कमजोरी की ओर बढ़ा। दूसरा क्या कारण था? जो गोर्बोचेव है ना, गोर्बोचेव के सुधार, इन्होंने क्या किया, साम्यवादी पार्टी का दबदबा कम किया, खुलापन लाया, है ना, मीडिया का, मीडिया को खुलापन दिया। जैसे मैंने ये दो नीतियां इन्होंने अपनाई, गोर्बाचेव ने, कौन सा, ग्लासनोस्ट और पेट्रोइस का, मतलब लोकतांत्रिकरण को अपनाया। साम्यवादी पार्टी जो साम्यवाद था उसको दुरुस्त करके थोड़ा सा पूंजीवाद को अपनाया, सुधार को अपनाया। तो इससे भी कहीं ना कहीं अब अमेरिका की चीजों को मान लो यूएसएसआर भी मान रहा है, तो दोनों में तनाव खत्म हो गया। ठीक है ना, अमेरिका ने अपनी नीति में कुछ बदलाव किया। दूसरा जो शीत युद्ध था, दूसरा शीत युद्ध शुरू हुआ था, जैसे कि यूएसएसआर ने क्या किया था, अफगानिस्तान पर 1979 में हमला किया था। तो वहां पे दूसरे तरीके अपनाना शुरू कर दिया था यूएसएसआर ने, अमेरिका ने, है ना, थोड़ा सा आतंकवाद और ये सब चीजों की वो जो इन्वॉल्व हो गया था, सीधा टकरा नहीं रहा था यूएसएसआर से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कारण रहे तीन। और एक चौथा कारण आप देख लो, वो है वैश्वीकरण, आर्थिक व सांस्कृतिक वैश्वीकरण। अब इस समय वैश्वीकरण बहुत बढ़ रहा था, अमेरिका का और पूंजीवाद का प्रभाव या उदारवाद का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ गया, पूरे देशों ने एक जैसी नीति अपनाई, साम्यवाद को दूर कर दिया, सभी देशों ने अपने यहाँ सुधारों को अपनाया, प्राइवेटाइजेशन को अपनाने लगे, भारत समय अपनाने लगा, आपने देखा। तो जब पूरी दुनिया में उदारवाद का प्रसार होने लगा, सब देश एक जैसी संरचना पे चलने लगे, तो कहीं ना कहीं अब टकराने का कोई कारण ही नहीं रह गया था। इसके अलावा क्या हुआ, जो यूएसएसआर था उसका पतन हो गया, पूरी तरीके से 15 देशों में टूटकर बट गया। तो अब कहाँ से शीत युद्ध बच गया, है ना, कुछ बचा ही नहीं शीत युद्ध के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, शीत युद्ध खत्म हुआ, ये मेन उसके कारण थे। ठीक है, इसी में एक कारण और देखो, कारण यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब अगली चीज देखो, अ, आप कहेंगे यूएसएसआर का विघटन, आप देख लो, ये जानना जरूरी है। यूएसएसआर का विघटन, यूएसएसआर का विघटन कैसे हुआ? तो लगभग 15 देशों में बटा, 15 देशों में यूएसएसआर का विघटन हुआ, है ना, इसको कहते साम्यवाद का पतन, साम्यवाद का पतन हुआ। यहाँ पर साम्यवाद का पतन हुआ और लगभग 15 देशों में यूएसएसआर का विघटन हो गया। ठीक है, बहुत सारे नए देश मिलकर बने, है ना, जिसमें से रूस आदि बहुत सारे देश और पूरे के पूरे पूर्वी यूरोप के देश बने। इसके अलावा 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो बर्लिन में दीवार बनाई गई थी वो मैं पहले बता दिया था आपको, है ना, बर्लिन की दीवार भी गिर गई, इनके तनाव के सारे मसले ही खत्म हो गए। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा शीत युद्ध बिल्कुल समाप्ति की ओर बढ़ा और अंततः समाप्त हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, इस क्लास को करते हैं यहीं समाप्त, ज़्यादा लंबा लेके कोई मतलब नहीं है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। जय हिंद, नमस्कार।